Hello students, this is Arumita Ghosh and welcome back to another video tutorial from Rubaya Classes। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले दो वीडियो में मैंने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में भी डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है वो लोग डेफिनेटली मेरे इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वीडियोज़ का उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप लोग वहाँ से वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट चेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके हम लोग क्या करते हैं, एटीपी सेल में जनरेट किया जाता है। तो सेल में जब एटीपी जनरेट किया जाएगा, इस टाइप के एटीपी जनरेशन को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। हालांकि हम लोग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल एटीपी सिंथेसिस के बारे में सुने हैं, लेकिन वहाँ पे NADH प्लस H प्लस और FADH प्लस H प्लस ये जो दो कंपाउंड्स बना था, वहाँ से हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके कैसे एटीपी सिंथेसिस करेंगे वो चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, क्रेब्स साइकिल जो मैट्रिक्स में चल रहा है, क्रेब्स साइकिल से हम लोगों को दो चीज़ मिल रहा है। क्रेब्स साइकिल या तो फिर हम लोग इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। एक है आपका NAD प्लस जो रिड्यूस्ड हुआ है NADH प्लस H प्लस में, और दूसरा है FAD प्लस जो रिड्यूस्ड हुआ है FADH प्लस H प्लस में। अब ये दोनों कंपाउंड्स का फंक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? फंक्शन ये है, ये लोग अपने में से एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उन लोगों के पास जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है या हाइड्रोजन आयन्स है वो भी लूज करने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा इसके इनर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए हम लोग को एक आउटर मेम्ब्रेन मिलता है और एक मिलता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को मैंने इस तरीके से दिखाया है क्योंकि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब कोई भी बायो मेम्ब्रेन में हम मतलब आप लोगों को एक लिपिड बाइलेयर देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर में कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस रहता है। अब इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको जान लेना है कि ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद कर रहा है, और ये NADH प्लस H प्लस और FADH प्लस H प्लस भी कैसे ये जो पूरा सिस्टम है इसमें इन्वॉल्व है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स 1। मैं बाकी मतलब नेक्स्ट टाइम मैं आपको कॉम्प्लेक्स ये कंप्लीट करके मैं कॉम्प्लेक्सेस का जो अलग अलग नाम है जो आपके NCERT में बताया गया है वो भी बताने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर MCQs में आपको कॉम्प्लेक्स 1, 2 और उसके साथ साथ उसका जो केमिकल नेम है वो आपको मैचिंग द कॉलम के तौर पे मिलता है, या किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आपका आ सकता है MCQ में। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन है, तो बहुत सारा प्रोटीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पे फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो प्रोटीन रहता है, जो कंपाउंड रहता है, उसका नाम है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN। ये क्या करता है, ये पहले इस NADH से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। मतलब मानिए कि मैं ये स्टार से ये इलेक्ट्रॉन आपको समझा रही हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इसके बाद दूसरे कंपाउंड में जाने वाला है, इसका नाम है FES, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। FES के बाद ये नेक्स्ट जिस कंपाउंड में जाने वाला है, नेक्स्ट जिस कंपाउंड में जाएगा वो आपका एक्चुअली कहाँ रहता है, वो आपका यहाँ पे ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है, उस लिपिड बाइलेयर में ऐसे ही वो उसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये रह जाता है, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। इसका नाम है यूबिक्विनोन। U क्यों हम लोग लिखते हैं यूबिक्विनोन? यूबिक्विनोन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट तो कर ही रहा है FES से, लेकिन इसके साथ साथ यूबिक्विनोन को एक हाइड्रोजन
आयन भी मिल जाता है NaDH से। मानिए कि ये जो हाइड्रोजन आयन आपका इधर है, ये यूबिक्विनोन उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया UQH। UQH। अब आपको एक चीज समझ लेना है कि यहाँ पे यूबिक्विनोन जब हाइड्रोजन आयन को रिसीव कर रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस्ड हो रहा है। अब इसका कारण क्या है, ये क्यों ये हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से ले रहा है या इस कंपाउंड से ले रहा है, क्योंकि इसको ये हाइड्रोजन आयन, ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच, यहाँ पे इसको छोड़ना है। हम लोग पूरा सिस्टम में एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों खेला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके कैच क्यों हम लोग खेलते हैं, क्योंकि यहाँ से मैट्रिक्स में से कुछ हाइड्रोजन आयंस आपको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे लेके आना है, और ये जो स्पेस पे आप लेके आएंगे, ये जो कंपाउंड्स है जो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि हाइड्रोजन आयंस पंप करके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये भेज रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स जो जंप कर रहा है एक कंपाउंड से दूसरा, दूसरा से तीसरा, उससे जो एनर्जी रेडिएटेड होता है इलेक्ट्रॉन के वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन खूब सारा एनर्जी रिलीज कर रहा है। इस एनर्जी से क्या होता है, इस एनर्जी की मदद से एक एक करके हाइड्रोजन जो आयंस है जो मैट्रिक्स में बैठा है, वो आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप किया जाएगा, वही एनर्जी के साथ, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके। तो अब ये यूबिक्विनोन क्या किया, यूबिक्विनोन यहाँ पे जो हाइड्रोजन को रिसीव किया था उसको अब छोड़ दिया। अब मानिए पहले यूबिक्विनोन का रिडक्शन हुआ था, लेकिन जब ये हाइड्रोजन को छोड़ दिया तब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, इतना दूर आपको समझ में आया। तो पहले क्या हुआ, NaDH से FMN में आया एक इलेक्ट्रॉन, वो कैरी हुआ, कैरी कौन कर रहा है, FeS से आ रहा है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन इस कॉम्प्लेक्स से बाहर है, आपको यह ध्यान में रखना है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के साथ साथ एक हाइड्रोजन आयन भी एक्सेप्ट कर रहा है मैट्रिक्स से NaDH से, जो हाइड्रोजन आयन वो बाद में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में छोड़ दिया। अब कॉम्प्लेक्स 1 का काम हो गया। अब कॉम्प्लेक्स 2, ये जो नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 2। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स 2 इसमें कैसे मदद कर रहा है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स 2 का काम, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन अपने पास रखा है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन वो कॉम्प्लेक्स 2 के एक प्रोटीन को देने वाला है, इसको रिलीज करेगा कॉम्प्लेक्स 2 के एक प्रोटीन में। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है, मानिए कि इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसका नाम है साइटोक्रोम बी। अब ये जो साइटोक्रोम बी है, ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। साइटोक्रोम बी से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा FeS में, FeS से वापस ये इलेक्ट्रॉन जाने वाला है साइटोक्रोम C1 में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हुआ, FeS ने एक्सेप्ट किया, यूबिक्विनोन ने एक्सेप्ट किया, यूबिक्विनोन इसको कॉम्प्लेक्स 2 में जो एक कंपाउंड है साइटोक्रोम बी उसको दे दिया, साइटोक्रोम बी आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को दे दिया, वहाँ से चला गया साइटोक्रोम C1 में। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक मतलब एक पैटर्न फॉलो कीजिए, यहाँ पे एक पैटर्न आपको बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये पैटर्न क्या है, इलेक्ट्रॉन किस कंपाउंड से किस कंपाउंड में ट्रांसपोर्टेड हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। तो चलिए C1 तक हो गया, क्लियर है। अब C1 के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका सीधा चला आएगा इस कंपाउंड में। अभी ये जो प्रोटीन है, मतलब कंपाउंड मतलब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 2 का काम थोड़ा सा अलग रहता है, इसी को ज्वाइन करेगा, लेकिन कैसे करेगा बाद में बताते हैं। तो साइटोक्रोम C1 से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 4 में चलाया, 3 से 4 में चलाएगा। अब जो ये पैटर्न, ये जो अरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स ये है कॉम्प्लेक्स 3, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स 3, मैंने 3 बताया लेकिन 2 लिख दिया गलती से। तो कॉम्प्लेक्स 1 के बाद है आपका कॉम्प्लेक्स 3, फिर है कॉम्प्लेक्स 4, बीच में है आपका कॉम्प्लेक्स 2, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है
इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स 2। अब ये थोड़ा अलग से काम करता है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताती हूँ। तो ये जो साइटोक्रोम C1 से जो इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड हुआ वो कॉम्प्लेक्स 4 का दूसरा एक प्रोटीन के पास आ चुका है, उसका नाम है साइटोक्रोम C। यहाँ से ये आ रहा है साइटोक्रोम A, वहाँ से ये मिल जा रहा है साइटोक्रोम A3 को। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्टर्स है, ये ट्रांसपोर्टर्स आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स कौन कौन सा कंपाउंड्स यहाँ पे कौन कौन सा प्रोटीन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में, आप कैसे भी इसको याद कीजिए, लेकिन याद रखना ज़रूरी है क्योंकि MCQs में आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। तो ये जो फाइनली जो A3 कंपाउंड है, ये जब आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मानिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, फिर इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया, अब फाइनली ये इलेक्ट्रॉन आपका मैट्रिक्स में रहा ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको बहुत टाइम ऐसा MCQ पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में कि विच इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लेकिन ये मैट्रिक्स में है। अभी ऑक्सीजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है और मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके वाटर वेपर बना लेता है, H2O। हम लोग को मालूम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर वेपर भी एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो वो मैट्रिक्स में बनता है। तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैच खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट करने का ज़रूरत है एक तो आपका ऑक्सीजन से वाटर वेपर यहाँ पे बनाना है, दूसरा है ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी से हम लोग कंटिन्यूसली मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल रहे हैं। अभी बात क्या है, आप देखिए यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी यूबिक्विनॉन एक्सेप्ट कर लिया, जब यहाँ से मैंने आपको दिखाया था NADH से एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लिया, करके इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल दिया। दूसरा, जब कॉम्प्लेक्स 3 में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आयन जो आपका मैट्रिक्स में है, वहाँ से एक हाइड्रोजन आयन को पंप करके ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजा जाता है। मैंने कह दिया आपको ऑलरेडी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आपको हाइड्रोजन आयन से भरना है। क्यों भरना है? ATP सिंथेसिस करने के लिए। क्यों, कैसे ATP सिंथेसिस होएगा मैं बताऊंगी। तो ये इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी देखिए, जब कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ से लिख दूँ इसको, कॉम्प्लेक्स 4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, 3 का बारे में तो आपको समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में भी आपको पता चल गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 सभी एक एक करके हाइड्रोजन मैट्रिक्स से लेकर के आपका ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें पंप करके भेज दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, इसका क्या काम होता है एग्जैक्टली? इसका काम ये होता है, ये जो आपका FADH2 है या FADH प्लस H प्लस जो कंपाउंड है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी हाइड्रोजन आयन है, तो ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन को लुटाएगा ना। तो ये कहाँ पे दे रहा है इसको? ये कॉम्प्लेक्स 2 में भेज रहा है। अब कॉम्प्लेक्स 2 में आपका एक्चुअली FMN नहीं रहता है। कॉम्प्लेक्स 1 में जैसे आप देख रहे हैं FMN से स्टार्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 में आपका FMN नहीं रहता है। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स 2 में आपका रहता है ये वाला कंपाउंड जिसका नाम है FES। अब ये FES क्या करेगा? FES यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, FES यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसको भेज रहा है वापस यूबिक्विनॉन के पास, जो यहाँ पे भी मौजूद है, क्योंकि यूबिक्विनॉन आपका सिर्फ ओनली मतलब वन एंड ओनली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है,
वन एंड ओनली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इज यूबिक्विनॉन। तो यूबिक्विनॉन जो है उसको आप देखिए यहाँ से ये यूबिक्विनॉन को मिल जा रहा है, वो वापस एक हाइड्रोजन प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है आपका मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स से जो भी प्रोटॉन उसको मिलेगा वो एक प्रोटॉन मतलब मानिए कि यहाँ से ही उसको प्रोटॉन मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, तो ये वो कैरी करेगा और कैरी करके इसको भेज देगा आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सा कॉम्प्लेक्सेस डायरेक्टली हाइड्रोजन पंप कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 डायरेक्टली हाइड्रोजन पंप कर रहा है। आप देखिए कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में से कोई हाइड्रोजन एक्चुअली पंप्ड होके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं आता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हालांकि मैं तीनों टॉपिक्स आज तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये अगर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी तो आपका ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS कंप्लीट हो गया, ETC कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद मैं कुछ MCQs भी यहाँ से आप लोग को बताने वाली हूँ कि क्या क्या MCQs, किस तरीके का MCQs आता है, तो वहाँ पे मैं ये सब टाइप का क्वेश्चंस भी आप लोग को करा दूंगी, तो आप लोग को फिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे मेरा हाइड्रोजन प्रोटॉन्स मतलब हाइड्रोजन आयन से भर चुका है, ठीक है। यूबिक्विनॉन यहाँ पे जिस तरीके से काम किया था यहाँ पे भी सिमिलरली काम कर रहा है। अभी प्रॉब्लम है ये कि ये यूबिक्विनॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को तो वो निकाल दिया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ डालेगा, ये वापस उसी राह पे आ जाएगा जो कॉम्प्लेक्स 1 ने किया था। कॉम्प्लेक्स 1 ने जब कॉम्प्लेक्स 2 में साइटोक्रोम B को अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ से भी यूबिक्विनॉन अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को ही देगा। B से आपका जाएगा FeS में, वहाँ से वापस साइटोक्रोम C1 में, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और वापस ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करके वाटर बना रहा है। तो आपको क्या चीज़ याद रखना है यहाँ पे डायरेक्टली NaDH प्लस H प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो एसोसिएटेड है, लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये डायरेक्टली NaDH से इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल रहा है। इसको कहाँ से मिल रहा है, इसको FADH से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये FADH से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसने एक हाइड्रोजन आयन को पंप करके, यूबिक्विनॉन एक हाइड्रोजन आयन को पंप करके ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस है इसमें भेज भी दिया, और उसके साथ साथ इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये वापस कॉम्प्लेक्स 3 का जो साइटोक्रोम B है, जो कॉम्प्लेक्स 1 के बाद जिस तरीके से चेन हम लोग देख रहे थे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसी चेन में, उसी पाथवे में ट्रांसपोर्टेड होगा। तो ये यहाँ तक हम लोगों को 4 कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे इन्वॉल्व है ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कैसे ATP जनरेट कर रहा है। इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। पहले मैं तो आपको ये चीज़ बता दूं कि कैसे ये ATP जनरेटेड हो रहा है। मतलब मानिए कि यहाँ पे आपका बहुत सारा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयन से भर चुका है। अब हाइड्रोजन आयन ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ATP सिंथेटेज। ये ATP सिंथेटेज, ये कॉम्प्लेक्स 5 भी इसको कहा जाता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 5 जो है, ये कॉम्प्लेक्स 5 का काम ये है, ये हाइड्रोजन आयन को पंप कर रहा है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, ये वापस मैट्रिक्स में लेके आ रहा है, और इस चीज़ के दौरान आपका जो ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो एक फॉस्फेट आयन से कंबाइन करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहा है। तो आपको समझ में आया। अब और एक चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मैंने फोटोसिंथेसिस में भी आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 5 का ये वाला जो पार्ट होता है ये है F1 पार्टिकल, और ये जो स्टॉक होता है इसका ये है F0 पार्टिकल। हम लोग इसको F0 और इसको F1 नहीं कहेंगे दोस्तों, ये आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो ऐसे नॉब्ड जैसा जो स्ट्रक्चर है ज़्यादातर हम लोग को समझ में आता है कि वही F0 पार्टिकल है, नहीं, ये है F1 और इसका जो स्टॉक है वो है आपका
F0 पार्टिकल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर से जब हाइड्रोजन आयन पंप्ड होके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में आ रहा है, उसी टाइम आपका ADP से ATP जनरेटेड हो रहा है। तो ये तो सबस्ट्रेट लेवल नहीं हुआ, डायरेक्टली ATP सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में भी एक सबस्ट्रेट लेवल ATP सिंथेसिस हुआ था। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ATP सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे ना आपको कोई लाइट एनर्जी का ज़रूरत है, ये फोटो फॉस्फोराइलेशन जैसा नहीं है, ये फॉस्फोराइलेशन ही है। मतलब ATP सिंथेसिस को हम लोग फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में लाइट के वजह से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। लेकिन इसको ऑक्सीडेटिव क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये जो ट्रांसपोर्ट चेन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा रिलीज कर रहा है, वापस एक्सेप्ट कर रहा है, वापस रिलीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये प्रोसेस काफ़ी चल रहा है ना। मेनली ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कंपाउंड। तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आपका ये ATP सिंथेसाइज हो रहा है। तो ATP सिंथेसिस जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मदद से होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे लाइट का कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। वापस हम लोग अभी तक जितना भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको वापस से बता दूं कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है, इसके बाद बैठा रहता है कॉम्प्लेक्स 3, फिर रहता है कॉम्प्लेक्स 2, फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 NADH प्लस H+ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, FMN को दे रहा है, FMN से FES में जा रहा है, FES से आपका जाएगा यूबिक्विनोन, जो आपका वन एंड ओनली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्योंकि यूबिक्विनोन ये जो लिपिड बाइलेयर है, यहाँ से मूव कर पाता है, इसीलिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। लेकिन बाकी सब कॉम्प्लेक्सेस में जो कंपाउंड्स है, उसको देखिए सारा का सारा कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही आपका फिक्स्ड है, यहाँ पे इसका कांस्टेंट है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है बाकी सब जो कंपाउंड्स हैं। तो फिर यूबिक्विनोन से ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम B में आ गया, फिर जा रहा है FES में, फिर साइटोक्रोम C1 से ये डायरेक्टली जंप कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्स 4 का जो साइटोक्रोम C है उस कंपाउंड में। साइटोक्रोम C से इसको साइटोक्रोम A में भेजा जाता है, लास्ट में इसको साइटोक्रोम A3 में भेज के जब साइटोक्रोम A3 से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड जो है, जो मैट्रिक्स में ऑलरेडी है, वो है ऑक्सीजन, जो लास्ट में एंड में आपका ये मतलब जो वाटर वेपर है इसको बना रहा है। और इसके साथ साथ ये जो हाइड्रोजन पंप करके भेजा जा रहा है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेसेस में, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू एक हो रहा है आपका। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा बताना भूल गई आपको, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू में भी हाइड्रोजन, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जब उसका रिलीज हो रहा है, मतलब रिलीज होके एक कंपाउंड से दूसरे से तीसरे कंपाउंड में जा रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम इलेक्ट्रॉन बहुत सारा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये जो एनर्जी रेडिएटेड हो रहा है, उसके वजह से कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 से आपका हाइड्रोजन आयंस पंप्ड होके मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा रहा है, ये आपको याद रखना है। लेकिन 2 उसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन पंप करने में इन्वॉल्व नहीं है, ये यूबिक्विनोन के मदद से ही इसको पंप करके बाहर फेंक रहा है, लेकिन सीधा इससे नहीं निकल रहा है। आपको ज़्यादा उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में समझने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ याद रखिए कि कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका हाइड्रोजन आयन पंप करने में मदद करता है। एक है कॉम्प्लेक्स 1, फिर है कॉम्प्लेक्स 3, फिर है कॉम्प्लेक्स 4। 5 का तो जो मतलब कैसे 5 काम करता है, इसका रोल आपको समझ में आ गया होगा। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कॉम्प्लेक्स 5 जो है ATP सिंथेसिस, ये एक एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। इसके थ्रू जब ये पंप्ड होकर हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स में आ रहा है, तब उसी टाइम आपका यहाँ पे ADP से ATP सिंथेसाइज्ड हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे लाइट का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ATP सिंथेसाइज्ड हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल भी नहीं बोलेंगे। तो चलिए अभी हम लोग एक लास्ट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग को मालूम है कि सारा कॉम्प्लेक्स को हम लोग 1, 2, 3 ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन उसका कुछ अलग अलग नाम है, तो नाम मैं पहले आपको बता दूँ। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं जो 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व करके हो रहा है, उसका नाम क्या है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3
कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 जो है, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजेनेज। ये नाम क्यों है? क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स 1 जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था वो NADH प्लस H प्लस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जो फर्स्ट FMN जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था वो इस कंपाउंड से एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजेनेज। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, आप लोग सोच सकते हो कि कॉम्प्लेक्स 2 FADH प्लस H प्लस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका नाम होना चाहिए FADH डिहाइड्रोजेनेज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोगों को क्रेब्स साइकिल में मालूम है, क्रेब्स साइकिल में जो सक्सिनेट था या सक्सिनिक एसिड जो था, उससे जब फ्यूमरेट जेनरेटेड हो रहा था तब FAD प्लस से वो FADH प्लस H प्लस में रिड्यूस्ड हो रहा है। तो एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स का नाम, ये जो सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम इसीलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज है क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स FADH2 से, मतलब FADH प्लस H प्लस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए ये कंपाउंड इस कन्वर्शन में बना था, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज। थर्ड वाला जो कॉम्प्लेक्स आता है उसका नाम है आपका साइटोक्रोम BC1। ये साइटोक्रोम BC1 क्यों है? क्योंकि थर्ड वाला जो कॉम्प्लेक्स था, जो तुरंत कॉम्प्लेक्स 1 के बाद जो कॉम्प्लेक्स आता है, थर्ड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3, वहाँ पे हम लोग जानते हैं साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C, और उसके साथ साथ आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स 3 में वो है साइटोक्रोम B, और लास्ट जो एक्सेप्ट कर रहा है वो है साइटोक्रोम C1, तो इसीलिए इसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 4 जो आता है इसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब इसका नाम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्यों है? क्योंकि ये जो फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स था, ये फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन रिसीव कर रहा है? ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो वाटर वेपर बन रहा है तो वो तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिसीव कर रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन वाटर वेपर रिलीज कर रहा है, तो इसीलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम आपका होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये जो पूरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा आपको ये टॉपिक समझने के लिए। ये बिल्कुल भी बहुत हार्ड कुछ टॉपिक नहीं है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर वीडियो आप देखोगे और उसके साथ साथ NCERT को कुछ 2-3 बार लगातार पढ़ते रहोगे, और ये जो मैंने आपको इससे पहले जो इसका टोटल जो डायग्राम दिखाया था, वो डायग्राम अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे बुक पढ़ने के साथ साथ, तब आपके पास ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, और कहीं से भी आपका यहाँ से अगर MCQ आता है ये टॉपिक रिलेटेड तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली मेरे इस वीडियो पे एक लाइक का बटन दबाइए। इसके साथ साथ जो बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। और यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ कन्फ्यूजन हो नीट 2021 से पहले, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो डेफिनेटली करूँगी। आप लोग मेरा जो हर वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आपके नीट से पहले वो सब डाउट भी आप लोग का क्लियर कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।